हेलो दोस्तों, गियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के एमसीक्यू शुरू करने वाला हूं मैं। पहला एमसीक्यू है, द ड्राफ्ट अलाउंस ऑन मेटेलिक पार्ट इन कंपैरिजन टू वुडन पैटर्न इज। तो ड्राफ्ट अलाउंस कहता है कि मेटेलिक अगर कोई पैटर्न है, यहाँ पे मेरे पास मेटेलिक पैटर्न है, उसमें एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न, ठीक है, ज्यादा होगा, कम होगा या बराबर होगा। तो ड्राफ्ट अलाउंस क्या होता है पहले ये देख लें। मेरे पास यहाँ पे कोई कास्टिंग तैयार करते हैं ना, तो पैटर्न के लिए देखो मैं यहाँ पे रखता हूँ एक, यहाँ पे बॉक्स है जिसके अंदर हम सैंड डाल देते हैं। यहाँ पे एक कैविटी होती है, ठीक है, जिसे हम पैटर्न, यहाँ पैटर्न लगाते हैं ना ये। तो जब पैटर्न यहाँ अंदर डलता है तो इसको बाहर निकालना होता है जब ये सॉलिड बन जाता है। तो इसको निकालने के लिए हमें यहाँ पे अलाउंस देना पड़ता है, थोड़ा टेपर रखना पड़ता है, इसको टेपर रखना पड़ता है। ये टेपर जो होता है उसको अलाउंस देना पड़ता है ना। तो वो कह रहा है मेटेलिक पैटर्न में कैसा होता है, तो हमें मेटेलिक पैटर्न में थोड़ा सा कम देना पड़ता है एज कंपेयर टू वुडन पैटर्न से। तो वो ड्राफ्ट अलाउंस थोड़ा कम रखते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following material has more shrinkage allowance? फिर वही आ गया। तो देखिए श्रिंकेज के लिए क्या है, फिर सेम वैसा ही है कि हमारे पास यहां पे कोई बॉक्स है, ठीक है, यहां पे ये पैटर्न डाला था, पैटर्न डालने के बाद निकाल लिया, और यहां पे हमारे पास ये कैविटी बन गई जिसके अंदर हम क्या डालेंगे, मेटल डालेंगे, पिघला हुआ मेटल डालेंगे, है ना, जो जिस भी मटेरियल का बनाना है वो डालेंगे इसके अंदर। तो ये क्या होता है, जब गर्म होता है तो फैलता है सब तरफ, ऐसे पूरा फैला होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ठंडा होता है श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो आपने पता ही है आपको, ये मेटल जब पिघला हुआ है तो अलग होता है उसकी शेप, जब सॉलिड बन जाता है तो वो थोड़ा श्रिंक हो जाता है। तो हमें श्रिंकेज अलाउंस देना पड़ता है। तो इनमें से सबसे ज्यादा लेड, आपने इसका याद कर लेना है, लेड इज द राइट आंसर। तो इसमें हमारे पास श्रिंकेज अलाउंस सबसे ज्यादा लेड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ वाटर गवर्नर इज, तो देखो प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड, इसकी मैंने पूरी डेरिवेशन करा रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। तो h जो हाइट होती है उसका फॉर्मूला जो होता है वो g/ओमेगा² होता है यहाँ पे, और इसके साथ m+m, ठीक है, इसको पूरी डेरिवेशन देखनी है तो देख सकते हो आप। तो ये जो ओमेगा² यहाँ पे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास यहाँ पे डी ऑप्शन बन रहा है, ये रहा डी ऑप्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा²। तो हाइट ऑफ वाटर गवर्नर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा² होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इफ पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल इंजन देन, अगर देखिए पेट्रोल डाल दिए, ठीक है, पेट्रोल डाल दिया हमने डीजल इंजन में, तो होगा क्या, हम इससे नॉकिंग बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी। नॉकिंग, अपने थोड़ा सा नॉकिंग पर ज्यादा पढ़ो, बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो नॉकिंग पे जितनी स्टडी कर सकते हो कर लो, ठीक है। कैसे इसको नॉकिंग कम की जा सकती है, ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग क्या है, C10 रेटिंग क्या है, तो वो जरूर पढ़िए। तो इसमें क्या है, हायर नॉकिंग विल अकर, नॉकिंग बहुत ज्यादा होने लग जाएगी इसमें अगर गलती से पेट्रोल डाल दिया। तभी देखना कार में पहले हम साइड में पेट्रोल की टंकी पे लिखा देते हैं P, डीजल अगर है तो D लिखा देते हैं, ठीक है, क्यों गलती से ना डाल दे कोई, हम बातों में लगे हों गाड़ी में तेल, वो पेट्रोल डाल दे डीजल की जगह पे, तो हायर नॉकिंग होने लग जाएगी, इंजन पे बहुत ज्यादा गलत असर पड़ेगा। देखिए हाइट ऑफ चिमनी इन अ स्टीम पावर प्लांट इज गवर्न्ड बाय, तो स्टीम के स्पेलिंग गलत है, आप स्टीम की स्पेलिंग देख लेना, STEAM स्टीम है। तो आगे चलते हैं। देखिए हाइट ऑफ चिमनी, तो स्टीम पावर प्लांट है। अब चिमनी, यार अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आती तो प्लीज 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 बर्नौलीज इक्वेशन को समझो, प्लीज बर्नौलीज इक्वेशन को समझो। मेरे पास यहां पे चिमनी है, ठीक है, अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन आती है ना तो ये समझ आ जाएगा, ये नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे चिमनी कभी देखना ऊपर से इसका जो एरिया होगा वो कम रखेंगे, ये डायमीटर कम रखेंगे, ये डायमीटर ज्यादा रखेंगे। उसका कारण ये क्या होता है कि प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कराना होता है, और ये आपको बर्नौलीज ही समझाएगा। मैं अभी लिंक दे रहा हूं ऊपर आपको, वो लिंक पे जाके बर्नौलीज जरूर समझिए, काफी चीजें आपकी इंजीनियरिंग की क्लियर हो जाएंगी।
तो ये जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं ना, प्रेशर का डिफरेंस, इसको कहते हैं ड्रॉट। तो हमारे पास ड्रॉट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये आंसर आएगा। हाइट ऑफ चिमनी किस पे डिपेंड करती है पावर प्लांट की? द ड्रॉट टू बी प्रोड्यूस्ड। तो ड्रॉट जो प्रोड्यूस करना है उस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेटर इन। तो हमारे पास देखिए 4 चीजें होती है ना, मेरे पास यहां पे इवेपोरेटर, उसके बाद मेरे पास यहां पे, आज थोड़ी पेन में प्रॉब्लम आ रही है, ये बार बार बीच में प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर, ठीक है, कंडेंसर होता है। तो हमारे पास कंडेंसर के बाद यहां पे एक्सपेंशन वाल्व होता है। तो 4 चीजें होती हैं, ठीक है। इवेपोरेटर से हीट उठाई जाती है, कंप्रेसर में कंप्रेस करने के बाद यहां कंडेंसर से बाहर छोड़ दी जाती है हीट, ठीक है, यहां से बाहर चली जाती है। तो वो क्या कह रहा है, हीट लेनी है या छोड़नी है? तो यहां पे क्या कर रहा है, रिजेक्ट करनी है। रिजेक्ट करने के बाद यहां से बाहर निकालनी है। तो बाहर कहां से निकल रही है? कंडेंसर से। तो हमारे पास आंसर होगा इसका, उल्टा पुल्टा कर रखा है थोड़ा सा ये चलो कोई बात नहीं, ये कंडेंसर। कई बार ये भी होता है भाई मेरे, कई बार यहाँ पे उल्टा दे रखा हो तो आपको ऑप्शन भी वहां पे उसी हिसाब से क्लिक करना होता है। ये भी आजकल नया पैटर्न चला है कि ABCD ये भी उल्टा पुल्टा दे दो, ताकि आप जब वो गोला काला करते हो ना तो वहां पे भी गलती खा जाते हैं कि यहाँ ABC यहाँ पे दे रखा है ना। हमने देखा पहला ऑप्शन था तो हमने A पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के B दे रखा होता है तो B पे हमने इसको गोला काला करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्यूल आर। तो फ्यूल में मेन क्या होता है, ठीक है। तो मेन आप याद कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन मेन होता है एक फ्यूल के अंदर। देखिए ऑक्सीजन जो है उसको जलाने में मदद करता है, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं इसलिए। तो कार्बन और हाइड्रोजन मेन है जो फ्यूल के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसको डिफाइन कैसे करते हैं? उसको करते हैं म्यू बाय रो। म्यू बाय रो, ऊपर डायनेमिक विस्कोसिटी और नीचे डेंसिटी। तो हमारे पास ये बी ऑप्शन बन रहा है इसमें, तो बी इज द राइट आंसर, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेशन इज, यहां पे कंप्रेसर आएगा। द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्रेसर इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो 10 मीटर क्यूब पर मिनट रेफर्स टू, तो ये क्या है 10 मीटर क्यूब पर मिनट है क्या कहता? तो आप याद रखिए जब भी डिलीवर करेगा वो, ठीक है, यहां से कोई मान लो हवा जो है कंप्रेस करने के बाद बाहर आ रही है यहां से, तो कंप्रेसर कंप्रेस कर रहा है, वो कंप्रेसर कंप्रेस करने के बाद जो एयर बाहर दे रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। हम आम भाषा में बोल रहे हैं तो हम कहेंगे कंप्रेस्ड एयर है, तो हम जल्दी में ये क्लिक कराएंगे अगर हमने नहीं पढ़ रखा तो, ठीक है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा हमारा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यही तो प्रैक्टिस होती है मेरे भाई, कि प्रैक्टिस कर रखी होती हो तो ये आसान है, बिल्कुल आसान है। उसका नाम रखा हुआ है हमने फ्री एयर, अब वर्ड ऐसा रखा हुआ है कंफ्यूज करने वाला। अब फ्री एयर हमें लगता है नहीं नहीं इसके साथ रिलेशन तोड़ना होगा यार, कंप्रेस्ड एयर के साथ होगा। तो क्या करें मेरे भाई, हमने अपने हिसाब से नहीं चलना ना, जो इंजीनियर्स ने बनाया हुआ फाइनल किया वही करना है। तो इसका नाम होता है फ्री एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है हमारे पास प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्या चीज है देखो, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग ज्यादा अलग अलग स्पॉट पे वेल्डिंग जब करते हैं उसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। इस तरह से कुछ है, तो यहां पे ये शो कर रखा है, ये इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे यहां पे वेल्डिंग हो जाएगी, तो इस तरह से प्रोजेक्शन बन जाएगी। तो उसका मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग प्रोसेस का क्लिक करेंगे हम। ए इज द राइट आंसर, मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर इज बेस्ट सुटेड टू मीट द फ्लक्चुएटिंग डिमांड ऑफ स्टीम। तो बार बार स्टीम की डिमांड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही कभी कम हो रही है, तो ऐसी डिमांड को जो फुलफिल करेगा। कभी डिमांड, देखिए डिमांड का क्या मतलब होता है कि मैं मान लो स्टीम से कोई आगे चीज चला रहा हूं, तो वहां पे 4 मशीनें चल रही हैं, 4 इंजन चल रहे हैं, उनमें से एक बंद हो गया, ठीक है, या 2 अचानक से बंद हो गए या 4 चल पड़े, तो डिमांड अलग अलग आ रही है ना, कभी हमें स्टीम ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए। तो इस चीज में हमारे पास जो लोकोमोटिव बॉयलर होता है
वो सबसे सही होता है लोकोमोटिव बॉयलर फ्लक्चुएटिंग डिमांड। और बहुत बार मैंने देखा ये क्वेश्चन आता है पेपर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर अ मशीन टू बी सेल्फ लॉकिंग इट्स एफिशिएंसी शुड बी। तो सेल्फ लॉकिंग क्या है? जैसे स्क्रू जैक है ना, वो सेल्फ लॉक होता है, स्क्रू जैक होता है। तो आप जब ऊपर गाड़ी रख दी इसकी, है ना, गाड़ी खड़ी कर दी ऊपर, आप इसको घुमा दिया, है ना, गाड़ी को ऊपर उठा दिया, उसके बाद नीचे बंदा कार के नीचे जाके काम करता रहता है, ठीक है। कभी ऐसा तो नहीं स्क्रू जैक अपने आप नीचे आ जाता है। एक तरफ आप उसे घुमा देते हो स्क्रू जैक को और गाड़ी ऊपर उठ जाती है, उसके बाद अपने आप वापस तो नहीं आती ना, तो वो सेल्फ लॉकिंग होती है। तो आप याद रखो इसमें लेस देन 50% एफिशिएंसी होनी चाहिए, 50% से एफिशिएंसी लेस होनी चाहिए, तो ये सेल्फ लॉकिंग वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ASTM स्टैंड्स फॉर, तो ये छोटे सी जो फुल फॉर्म है हमें पूछा गया है। तो ASTM याद कर लीजिए, बार बार आपको आएगा, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल, ये इसका नाम है ASTM। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इनमें कहता है वाटर ट्यूब बॉयलर कौन से हैं? तो फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं, वाटर ट्यूब बॉयलर होते हैं। तो इनमें से बैबकॉक एंड विल्कॉक्स है जो वाटर ट्यूब बॉयलर है, बाकी सारे जो है वो फायर ट्यूब बॉयलर है, ठीक है। इसको याद कर लो मेरे भाई, बॉयलर्स का अलग से एक चार्ट बना के रख लो, और इनमें से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही आते हैं बॉयलर के, और यही आते हैं कौन सा वाटर ट्यूब है या कौन सा फायर ट्यूब बॉयलर है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में खास करके ना, जो स्टेट के गवर्नमेंट के, सेंट्रल के गवर्नमेंट के एग्जाम, जेई के, SSC के आते हैं, उसमें ये मोस्टली पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एन एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज इक्वल टू। तो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जो सेल होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जरूर वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए क्यों ये होता है। तो इसके हर एक कॉर्नर पर एक एटम होता है यहाँ पे, ठीक है। उसमें मैंने कंप्लीट समझाया है क्या ऐसे कैसे क्या होगा, तो आप प्लीज वो वाली वीडियो पे आप जरूर देखिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में बॉडी के अंदर एक होता है एटम, बाकी यहाँ 8 होते हैं, लेकिन ये 8 जो होते हैं, हर एक एटम जो है सिर्फ 1/8 हिस्सा ही इसके हिस्से आता है। 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, वो जो कॉर्नर पे है 1/8 1/8, तो ऐसे करके 1/8 1/8 करते हुए 8 कॉर्नर पे आता है। तो ये 8 कट गया, 1 रह गया सिर्फ, प्लस 1 जो इसके सेंटर में है, तो 1 और 1 2, ठीक है। तो 2 हमारे पास इसके, एक बॉडी BCC, जो BCC है उसके अंदर 2 यूनिट सेल होते हैं, ठीक है, सॉरी एटम्स होते हैं, एक यूनिट सेल के अंदर 2 एटम्स होते हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे प्लीज मुझे बताइए कमेंट में। आपकी मोटिवेशन की मुझे बहुत जरूरत है, इसलिए शेयर जरूर करिए मेरी वीडियो को, ठीक है। और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे मेरा पेज है उस पर भी आप लाइक करिए जरूर, और मैं नीचे ये जो पेज है उसका लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।